आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है जया जादवानी जी द्वारा लिखित कहानी जिसे किसी समुद्र की तलाश नहीं है। ऐसे बहुत थोड़े से दिन होते हैं, कभी कभी आने वाले, जब अपनी रोशनी में आप स्वयं चमकते हैं, खुद को ठीक ठीक दिखाई देने लगते हैं। आपको लगता है आप बदल रहे हैं और कुछ और हो रहे हैं। वह ऐसा ही है जैसे अपने भीतर चमकती बिजलियों को आसमान बड़े ही विस्मित ढंग से थामे रहता है। कुछ समय बाद वे नहीं रहती, आसमान भी वह नहीं रहता। जब तक अपना होना अस्थायी है, तब तक किसी भी क्षण उसे खो देने का भय आपकी नियति बनी रहती है। अपना होना चाहने के लिए ज़रूरी है अपने न होने की यातना को अच्छी तरह जीना, और मैं अरसे से यह यातना जी रही थी। फिर एक दिन चेतना की तहों में दबी इच्छा को ऊपर आ जाने दिया मैंने। कैसे कहूँ, अनुचित थी। इसका फैसला कौन करेगा? जानती हूँ, किसी के निकट तभी जाना चाहिए जब जिस्म के साथ तुम्हारी आत्मा को भी उसकी सख्त ज़रूरत हो। तभी कोई कॉस्मिक मिलन संभव होता है। ऐसा तभी होगा जब दोनों की ज़रूरतें एक सी हों। पुरुष की भूख अक्सर स्त्री की भूख से बड़ी और क्रूर होती है। आत्मा वात्मा का ख्याल उसके लिए बकवास है। फिर भी मैं उसे प्यार करना चाहती थी। किया था पहले भी कई बार, पर इस बार बहुत अलग चल रहा था मेरे भीतर, जो मैंने बिना किसी संकोच के उस पर जाहिर कर दिया। मैं उससे कह बोली, मैं माँ बनना चाहती हूँ। उसने हैरानी से मुझे देखा। आर यू मैड? हमारी शादी नहीं हुई है और तुम औरतें हमेशा बच्चा बच्चा क्यों करती रहती हो? वी आर हैप्पी विद ईच अदर। पर उस दिन मैंने उसकी एक न सुनी। उस दिन मैं अपने वश में नहीं थी। मैंने अपने ऑफिस से लीव ली और उसे अपने पास बुला लिया। हाँ, मैं अकेली रहती हूँ शहर में, जहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भरमार है। लगभग सारी बड़ी कंपनियों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। हाईटेक सिटी। 2 साल पहले जब मैं हैदराबाद आई थी, मैं एक छोटे शहर की लड़की अपना प्रोफाइल लिए यहीं चक्कर काटती थी। जॉब मिल गया, तब हम 4 लड़कियों ने 2 बेडरूम का एक फ्लैट लिया। मैं जिस लड़की सोनम के साथ कमरा शेयर करती थी, वह मेरी गहरी दोस्त बन गई है। हालांकि हम उम्र हैं, पर कुछ चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। वह प्रेम को आत्मछलना मानती है और मैं आत्मविस्तार। वह लड़कों से खेलती है, मैं उस खेल का हिस्सा नहीं बन पाती। मैं और अक्षय 1 साल से दोस्त हैं। यह नहीं कि मेरे अलावा वह कहीं और जाता नहीं, बस मेरे पास लौट आता है और मैं उसे उसी तरह अपने आगोश में ले लेती हूँ बगैर शिकायत के। उस फ्लैट में अक्षय से हर हफ्ते मिलना संभव नहीं था, सो मैंने सिंगल बेडरूम का फ्लैट अलग ले लिया, जो मेरे ऑफिस से दूर पड़ता था, और मैं कैब में जाती थी। जब सोनम से मैं ऑफिस में ही अब मिल पाती थी। लगभग हम वीकेंड में हर वीकेंड में हम मिलना चाहते हैं। हफ्ते भर के भूखे हम उस दिन मिट जाना चाहते हैं। मेरी भूख उस दिन की भूख से गहरी है, मैं जानती थी, पर उसे अपनी असंतुष्टि बताकर आहत नहीं करना चाहती थी। उस दिन मुझे कहना पड़ा, अक्षु, मैंने ऑर्गेज्म नहीं जाना आज तक। वह चकित सा बहुत देर तक मेरा चेहरा देखता रहा। उस वक्त हम इतने पास थे कि हमारी सांसें तक एक दूसरे के भीतर से आ जा रही थीं। आज सारी सीमाएं तोड़ दो, वहाँ तक पहुँचूं जहाँ आज तक नहीं पहुँचे। मैंने उसको अपने होने से ढक दिया। तुम साथ हो ना? वो मेरे कान में फुसफुसाया। मेरे जिस्म के हर कंपन ने उसे जवाब दिया। फिर वह मुझ में ऐसे उतरा जैसे सफल गोताखोर समुद्र में उतरता है। मैंने खुद अपना गाढ़ा काला पानी काटने और अपने भीतर के अंधेरे में उतरने का रास्ता ढूंढने में उसकी मदद की। जब ज्वार आता है समंदर में, डूबने का बिल्कुल माकूल वक्त होता है। जो लोग उस वक्त छलांग नहीं लगा पाते और किसी दूसरे वक्त ही प्रतीक्षा करते हैं, वे जीवन भर भाटे की तरह किनारे पर सिसकियां भरते रह जाते हैं। मैंने 3 डगों में उसके लिए 3 लोक नाप दिए। वह जहाँ भी है मेरे ही निमित्त है। समूचे अंतरिक्ष से कुछ मुझ पर बरस रहा है। मेरी देह चमकने लगी है। उस दिन मैंने प्रार्थना की,
इस मिलन से कोई विशिष्ट आत्मा मुझ में प्रवेश करे। तुमसे जितना लूँ तुम समृद्ध हो जाती हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं कम होता, तुम कुछ मांगती भी नहीं, उसने कहा था प्रेम करने के बाद। मैं उसकी खुशबू से लिपटी बेसुध पड़ी थी। मैंने तुमसे प्रेम मांगा है, पहली और आखिरी बार। मेरा अंतिम अकेलापन यहीं से शुरू होता है। ऐसी बातें मैं उससे नहीं कहती, मैं उसे डराना नहीं चाहती। फिर हमने एक साथ खाना खाया और वह चला गया। उस रात मैं बहुत सुकून से सोई। जाते जाते उसने मुझसे कहा था, ये बच्चे बच्चे का ख्याल छोड़ दो जानू, ये फैसले इमोशनल होकर नहीं लिए जाते। आज हम यहाँ हैं, कल न जाने कहाँ कंपनी भेज दे। तुम भी यूएस जाना चाहती हो। सच कहूँ तो मैं तुमसे शादी का वादा भी नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ खुश हूँ कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। ये भी जानता हूँ कि कभी कहोगी नहीं, पर तुम अपनी भी ज़िंदगी दांव पर मत लगाओ। मैं चुपचाप उसे जाते देखती रही। अगले दिन जब मैंने यही बात सोनम को बताई, उसने कस कर एक घूंसा मेरी पीठ पर मारा। सब क्यों कर रही है? हाँ, कौन लेगा बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं खुद। किसने कहा कोई और लेगा? और अपने घर पर क्या जवाब देगी? यस, दिस इज़ द पॉइंट। पर यह मेरी ज़िंदगी है, मैं कमाती हूँ, अपना बच्चा पाल सकती हूँ। इसके लिए किसी पुरुष बेचारे को क्यों बलि का बकरा बनाया जाए कि शादी करो? लोग क्या कहेंगे? लोग? लेट देम गो टू हेल्प। मुझे बच्चा चाहिए, किसी और को नहीं चाहिए तो? असली सवाल फिर भी रह गया, घर वाले? उन्हें समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सोच ले, ठीक नहीं कर रही है। अरे फुल्ली एंजॉय कर, बात ख़त्म कर। मैं जानती थी हम दोनों इस मसले पर कभी एक मत नहीं हो सकते, कितनी भी बहस कर लें। यह मेरे आने के पहले का वक्त है। उस समस्त असीमता में केवल अंधेरा है। समय का कोई अस्तित्व नहीं है, मन का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसे धारण करने वाला कोई नहीं है। दिग दिगंत में कहीं मौन है, कहीं ध्वनि, पर उसे सुनने को कान नहीं है। अस्तित्व तो अपरिमित अनंत विस्तार में फैला हुआ है, कारणहीन, स्वप्नहीन। कारण और स्वप्न बोने अभी वहाँ कोई नहीं आया है। जब ब्रह्मांड सुषुप्त अवस्था में होता है, तब रात होती है, फिर दिन होता है और जीवन लौट आता है। ब्रह्मांड में सक्रियता और निष्क्रियता के चक्र की अभिव्यक्ति प्रकृति की सभी घटनाओं में होती है। हृदय की धड़कन, सांसों के उतार चढ़ाव, सोना जागना, दिन और रात, चंद्रमा की कलाएं, ऋतुओं के परिवर्तन, सभी इस नियम के अधीन है। यह शाश्वत और अविनाशी नियम जो सृष्टि में जीवन का निर्माण करता है। हाँ, जब उसने मुझे सोचा, मुझे अस्तित्वगत कंपन महसूस हुए। उसने अपने विचारों की ऊर्जा चारों ओर फैलाई और मैं खिंचता हुआ उसमें आबद्ध हो गया। अब मैं उसके साथ हूँ, उससे जुड़ा। मैं जान गया असीम विस्तार में से मुझे अनायास एक सकरी गुफा में खींच ले गया है। यह वही वक्त है। आने वाले समय में जो भी निर्माण होगा, उसकी पूरी योजना मेरे अवचेतन में मौजूद है। विचार का बीज जो फल चखे थे मैंने पिछले जन्मों में, उनका स्वाद मेरी आत्मा में है, उनका अनुभव भी। अब मेरे पास एक योजना है जिसके अनुरूप मुझे कार्य करना है। मुझे अपने आप को प्रकट करने के लिए तुमसे रूप चाहिए। मूलभूत परमाणुओं से लेकर पृथ्वी तक जिस तरह सृष्टि का निर्माण होता है, उसी तरह मनुष्य का भी। चेतना की अभिव्यक्ति एक प्रकार की ऊर्जा या कंपन है। सब कुछ इन्हीं कंपनों पर टिका हुआ है। समस्त बहुरूपता के पीछे यही रूप होते हैं। यह मेरा प्रथम चरण है। मैं अंडे की शक्ल में हूँ, पहला परमाणु, अपने संयोगों की ओर स्वतः बढ़ता। जीवन के इस प्रथम चरण का ज्ञान हमको नहीं होता, तो क्या संयोग का कोई नियम नहीं होता है? होता है, पर उसे हम नहीं जानते। और धीरे धीरे एक सरल संयोग मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है, फिर मुझ में समाविष्ट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, संयोग धीरे धीरे जटिल होते जाते हैं। मैं पदार्थ की ईथरीय अवस्था में हूँ। और एक महीना गुजर गया। पिछले हफ्ते अक्षय अपने घर गया है, विशाखापत्तनम। शायद 1-2 दिन में आ जाए। और जब वहाँ होता है मैं उसे फ़ोन नहीं करती। आज मन कुछ अजीब सा हो रहा है।
मैं उठकर पानी पीती हूँ। सामने स्वामी योगानंद जी की तस्वीर टंगी है। उनकी चमकती आंखों में अजब सा सम्मोहन है। मैं जब उस तस्वीर को ध्यान से देखती हूँ तो मेरी बेचैन आत्मा को करार आ जाता है। मैंने जब से ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी है, मेरे समूचे विचार बदल गए हैं। जैसे इतना ही काफ़ी नहीं था कि एक और किताब मेरे हाथ लग गई, रिचर्ड बैट द जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल। इस दुनिया में हम सब किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही तो आते हैं। मेरी कोख में भी जो आएगा किसी महत उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही आएगा। तब तक मुझे प्रतीक्षा करनी है। आज क्यों लगता है मेरी समस्त प्रतीक्षाओं का अंत आ गया है। उन्हें देखते देखते मेरी आंखें मूंदने लगी और मैं गहरी नींद में चली गई। सुबह लगभग 6 बजे नींद खुली। पहली बार बच्चे का सपना देखा, न्यू बेबी बॉय। उसको दोनों हाथों में उठाए प्यार कर रही हूँ, चूम रही हूँ। घर में मेरे बहुत से दोस्त आए हैं। हम सब कितनी बातें और नए कपड़े शेयर कर रहे हैं। कपड़े तो ठीक है, पर बच्चा, ओह ब्रह्मांड धन्यवाद। मुझे यकीन है यह सपना झूठ नहीं हो सकता। मैंने बिस्तर से उठते ही स्वामी जी को प्रणाम किया और असीम कृतज्ञता से भरी बाहर आ गई। आज गमले में खूब सारे गुलाब खिले हैं। तुलसी कितनी हरी है। मैं चिड़ियाओं के लिए कच्चे चावल रखती हूँ, वे शोर मचाती मेरे आसपास फड़फड़ाती हैं। मैं गुनगुनाती पौधों को पानी देती हूँ। आज अपनी जॉब पर नहीं जा रही, आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैंने कंप्यूटर पर अपनी एप्लीकेशन टाइप कर दी और मेल कर दी है। आज का पूरा दिन मेरा। आज कुछ अच्छा सा खाने का मन हो रहा है। किचन में जाती हूँ और बड़े मनोयोग से हलवा बनाती हूँ। तैयार होकर मैं डॉक्टर स्वाति के पास जाती हूँ। न जाने कितनी औरतें क्यों में हैं, उनके पति या रिश्तेदार आसपास डोलते। हे भगवान, सृजन का सारा भार तूने औरत के कंधे पर रख दिया है। पुरुष तो बीच छिड़क कर अलग हो जाता है, सारी उम्र सींचती रहती है। मुझे अपनी बारी आने तक की प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक एक सिस्टर उन औरतों को एक सेपरेट रूम में ले जाती है जिनकी पहली प्रेगनेंसी है। कंप्यूटर पर वह सारी बातें समझाती है, क्या खाना पीना, कैसे एक्सरसाइज करना और खुश रहना। हाँ, खुश रहना एक स्वाभाविक ज़रूरत है, पर यह औरतों की ज़िंदगी से विलुप्त होने लगी है। अब इसे लाने के लिए कितनी सारी बाहरी चीज़ों और सलाहों की ज़रूरत है। मैं उत्सुकता से हर चीज़ देखती समझती हूँ। हालांकि डॉक्टर ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, पर भीतर से मुझे यकीन है कि कल रात कोई मेरी कोख में आ गया है। मैं उससे नहीं पूछना चाहती इतने बरस कहाँ रहे। मैं हर रोज़ तुम्हारे कदमों की आहट की बेचैनी से इंतज़ार करती रही हूँ। मैं सड़कों पर, सिनेमा घरों में, रेस्टोरेंट में, पार्क में, जहाँ कहीं माँ बच्चे को देखती हूँ, एक अनजानी खुशी होती है। एक औरत अपने बच्चे को वह सब दे देना चाहती है जो वो अपने पति को नहीं दे पाई या नहीं दे सकती। वैसे भी पतियों में औरत का खजाना खोलने, देखने और उसे पूरा समेटने की न इच्छा होती है, न धैर्य, न सामर्थ्य। पूरी किताब तो वे पढ़ भी नहीं सकते। पहले पेज बल्कि बाहरी आवरण में ही उलझ जाते हैं। आखिर मेरी बारी आती है। डॉक्टर स्वाति मुस्कुराकर मेरे विश का जवाब देती हैं। मैं प्रसन्नता से उनके सामने बैठ जाती हूँ। वह मेरी फाइल देखते ही चौंकती हैं। आर यू अनमैरिड? यस। यहाँ अबॉर्शन नहीं किए जाते, उन्होंने सपाट स्वर में कहा। आई वॉन्ट चाइल्ड डॉक्टर, मैंने साफ और ठोस स्वर में कहा। नो, आपके साथ कौन है? बुलाइए उसे। बहुत बहस के बाद मुझे सोनम को बुलाना पड़ा। आखिर कुछ कागज़ों पर साइन कराने के बाद उसने मेरा केस ले लिया। सब ठीक है। मैं डॉक्टर को थैंक्स कहते हुए उसके दोनों हाथों पर अपने गर्म और कृतज्ञता से भरे हाथ रख देती हूँ। यू डोंट नो डॉक्टर व्हाट यू हैव गिवन मी। टेक केयर। उन्होंने हमदर्दी से मुझे देखा और हर महीने चेकअप के लिए आने को कहा। मैं ऐसे उठती हूँ जैसे अभी के अभी 9 महीने हो गए हों। मेरे बच्चे, ओए, हाय, हेलो, कैसे हो? स्वागत है, बहुत इंतज़ार करवाया। कहाँ थे? किस लोक में? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? सुनोगे कैसे नहीं, आखिर आए हो तो हो मेरी ही पुकार सुनकर। मैं और सोनम बाहर आते हैं। मैंने सोनम को कसकर गले लगा लिया।
आई लव यू। उसकी आंखें भीग गईं। तुम अपनी कीमत पर यह सब कर रही हो, एक बार और सोच लो। अब ज़्यादा मत समझा यार, मैं नहीं समझूंगी। उसने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। डॉक्टर के चैम्बर से बाहर निकलते हुए हॉल में बैठी औरतों पर नज़र डालती हूँ। अपने अपने पेट के साथ वे सब क्यों में हैं। खुदाया, एक माँ बनने की खुशी हजार आफतों पर भारी है। सोनम ने मुझे देखा। देख तेरा फ्यूचर। मैं हंस के रह गई। खाने पीने की तमाम हिदायतों के साथ डॉक्टर स्वाति मुझे कुछ बातों के लिए मना करती हैं। देखो, अब तुम मेरी नाल से जुड़ गए हो 9 महीने के लिए, पता नहीं कहाँ से आकर। मुझे इन सब बातों पर बेहद यकीन है। मैंने ब्रायन विश को भी पढ़ा है, बहुतों को। मैं जानती हूँ, जब तक अभिव्यक्ति की इच्छा न हो कोई अभिव्यक्ति संभव नहीं, और उसके लिए प्रेरणा चाहिए। कोई काया पैदा ही इसलिए होती है कि उसमें जीवन को कुछ कार्य करना है। जैसे जैसे काम पूर्णता की ओर बढ़ता है, काया का विकास होता है, और जब जीवन का विकास वहाँ तक हो चुकता है जहाँ तक संभव था, तब फिर ऊर्जा का क्षय हो जाता है। जीवित होने की इच्छा ही पदार्थों में प्राण फूंकती है। बाजार के बीच से गुजरती हूँ। एक बात सुनो मेरे बच्चे, धरती पर मनुष्य ने बहुत तेजी से प्रगति की है। भौतिक संसाधनों की नई बाढ़ आ गई है। भावनाएं हृदयों को छोड़ शब्दों में आ गई हैं। अब चीज़ों की शक्ल में बाजारों में बिक रही हैं। जितना ज़्यादा कीमत चुकाओगे उतनी तीव्र भावना मिलेगी। मनुष्य अपने केंद्र में न होकर चारों ओर भटक रहा है। असंतोष, महत्वाकांक्षा, दिशा भ्रम ने उसे उलझा डाला है। फिर भी मेरे बच्चे, इस संसार में सृजन की संभावनाएं हैं। माएँ और बच्चे हैं। हर चीज़ विश्व ऊर्जा से प्रकाशमान है। सोनम मुझे छोड़ के अपने फ्लैट चली गई है। रास्ते भर उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं अपनी ये आत्मघाती जिद छोड़ दूं और अक्षर से बात कर लूं। ये लो, अपना घर आ गया। तुम्हारे घर में तुम्हारा स्वागत है माय चाइल्ड। अब तक यह मेरे अनुरूप था, तुम्हारे अनुरूप होगा। अब यहाँ वही होगा जो तुम चाहोगे। तुम भीतर से सब देखते रहना और मुझे बताते रहना। ओके? क्या तुम्हें प्यास लगी है? ये लो, तुम्हारे लिए जूस हाजिर है। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता जूस पीती हूँ। अभी तुम बहुत छोटे हो। ले लो, तुम्हें जितना भी मुझसे चाहिए। मैं तो खुद अपना बोझ उठाए घूम रही हूँ। रात को मैंने YouTube पर न जाने कितने वीडियो देख लिए। फिर भी तो मेरे पास प्रश्नों का अंबार है। सब कुछ जानना इतना आसान तो नहीं है ना। मेरी कुछ दिनों की छुट्टियां खत्म हो गई और अब मुझे वापस काम पर जाना है। आज से मैं कुछ अधिक व्यस्त हो जाऊंगी। साथ ही साथ तुमसे बातें भी करती रहूंगी। तुम सुन रहे हो ना मेरे बच्चे? और 2 दिन बाद ही अक्षय आ गया। मैं जानती थी यह बात सुनकर वो बिल्कुल खुश नहीं होगा, और इस वक्त मैं उसकी नाखुशी का सामना नहीं करना चाहती थी। फिर भी हम जब मिले, मैं उसके गले से लगकर सुकून से भर उठी। थैंक्स अक्षु। फॉर व्हाट? वह चौंका। तुम मेरी जिंदगी में है। उसने जैसे किसी संदेह से भरकर मेरी ओर देखा। मुझे हंसी आ गई। मैं उससे यह नहीं कहना चाहती थी कि तुम बाप बनने वाले हो, बल्कि यह कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब यही बात मैंने उससे कही तो वो चौंका उठ के बैठ गया। तुम जानती हो तुम कितना खतरनाक खेल खेल रही हो। मेरी जिंदगी कोई खेल नहीं है, मैंने मज़ा लेते हुए कहा। मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, उसने घबराते हुए कहा। अभी अभी तो मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है, मैं कहाँ फंस गया, यही सोचा होगा उसने। मैंने कब कहा? इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने उसे तसल्ली दी, पर दे नहीं पाई। मुझे लगा वो जाना चाहता है अपनी सुरक्षित पुरुषीय गुफा में, जहाँ से उसे कोई खींचकर बाहर नहीं निकाल सकता। मैंने अपने हाथों की पकड़ ढीली कर दी और उसे जाने दिया। उसे और रोककर मैं उसका और अपना अपमान नहीं करना चाहती थी। तो जैसा कि मैंने कहा, संयोगों के नियमों को जानना आसान नहीं है। बस मैं यह जानता हूँ कि जितना मैं तुम्हारी इच्छा का परिणाम हूँ, उतना ही अपनी इच्छा का भी। इच्छा और विचार ही जीवन का सत्व बनते हैं।
वैसे भी जीवन का प्रारंभ अत्यंत विरोधी परिस्थितियों में ही होता है। मैं 4 हफ्ते का हो रहा हूँ। देख रहा हूँ खुद को बनते हुए। चेहरा, गर्दन, हृदय, पेट, फेफड़े, नसें, सभी आवरण तैयार हो रहा है। मेरा जीव कहीं और है, गहन निद्रा में। हाँ, मैं गहन निद्रा में हूँ और इस निद्रा में भी उच्चतर लोगों से मेरे संबंध निरंतर बने हुए हैं। आगे के दिशा निर्देश मुझे यहीं से मिलते हैं। वे कहते हैं ऐसा ही होगा। नींद में भी उच्चतर लोगों से संबंध बनाए रख सकते हो। मेरा आकार बढ़ रहा है। मुझे अपनी पलकें, कान और नाक की नोक दिखाई देने लगी है। हाथ, बाँह और मेरी उंगलियां बननी शुरू हो चुकी हैं। मैं तुम्हारे भीतर के खारे पानी में तैर रहा हूँ। हमारे प्रत्येक अणु में कितनी अपार ऊर्जा छिपी है। मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ। अब मैं अपनी पलकें झपका सकता हूँ। तुम शायद किसी डॉक्टर के चैम्बर में हो माँ। मैं तुम्हारा चिंताग्रस्त चेहरा देख पा रहा हूँ। डॉक्टर स्वाति तुम्हारे चेकअप के बाद मुस्कुराकर कहती हैं, डोंट वरी, बच्चे के नर्वस सिस्टम का विकास तेजी से हो रहा है। वह लगभग 16 हफ्तों का होने जा रहा है। 5 से 6 इंच। क्या आप देखना चाहेंगी? तुमने खुश होकर हाँ में सिर हिलाया। और अब स्क्रीन पर तुम मुझे देख पा रही हो। मैं भी तुम्हें देखकर भीतर से हाथ हिलाता हूँ। तुम्हारी उंगलियां स्क्रीन को प्यार से छूती हैं। क्या आप जानना चाहेंगी बेबी बॉय है या गर्ल? डॉक्टर ने तुमसे पूछा है। नो नो नीड, इट्स माइन। तुमने कहा तो मैं उस समंदर में दूर दूर तक घूमने निकल गया। मेरे पास पिछले समस्त जीवनों से प्राप्त मेरे अनुभव हैं। यही अनुभव नई रचनात्मक शक्तियों के रूप में मेरे साथ रहेगा। धीरे धीरे मुझे बाहर के संसार का पता चलने लगा है। बाहर से आवाज़ें आती हैं। एक कोजी घर की गुनगुनाहटें, हलचलें, तुम्हारे बात करने, गुनगुनाने, मुझे जप्पू जी साहेब पढ़कर सुनाने की। अभी तुम मुझे जप्पू जी साहेब सुनाकर लेट गई हो। अलसाई सी और सिल्वर कार्ड में मुझे तुम्हारा चेहरा दिखा। कितनी जानी पहचानी हो तुम माँ। मैं तुम्हारे एक एक रेशे, एक एक आहट, एक एक सांस को जान रहा हूँ। पर कभी कभी विचारों की इस आंधी से मैं छटपटा उठता हूँ। फिर मैं तुम्हें भीतर से कहता हूँ, शांत हो जाओ, सुनो, शांत हो जाओ। और फिर तुम धीरे धीरे शांत होने लगती हो। तुम्हें पता ही नहीं है माँ, तुम्हारी आवाज़ के कितने बारीक तंतु हैं। जब गाती हो, गुनगुनाती हो, जब कुछ ज़ोर से पढ़ती हो, तब वह कुछ और ही किस्म की होती है। मैं इसी के सहारे तुमसे मिलने चला आता हूँ। पर जब गुस्से या घृणा से किसी दूसरे से टकराती है माँ, मैं उसे छोड़ अपनी खोल में दुबक जाता हूँ। जानता हूँ मेरे जीवन की एक एक रूपरेखा तुम्हारे भीतर बन रही है, तुम्हारे मस्तिष्क में। मैं उसके चित्र पढ़ सकता हूँ। एक योजना मेरे पास है जो मैं अपने साथ लेता आया हूँ। बहुत संभव इन दोनों में टकराव हो, तब माँ तुम अपने हृदय से काम लेना। उससे कहना, मुझे सुने, मुझे समझे, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हारे मस्तिष्क में बन रही योजनाओं के अनुरूप कार्य करूं और तुम्हें खुश रखूं। मैं जाने जाने कितने जन्मों से यह कर चुका हूँ। सच मानो माँ, इससे कुछ मिलता नहीं बल्कि जीवन ही नष्ट होता है। बहुत बार माँ की ममता की कीमत मांगी गई। बच्चे का जीवन देना या न दे पाना असल बात नहीं है। असल बात यह है कि जन्म देना समस्त आकाशों से कहीं बड़ा कार्य है। मुझे इस जन्म में भेजने वाले देवों ने मुझसे कहा था, धरती का लेन देन बड़ा निराला है। बहुत बेशकीमती चीज़ों की कीमत सबसे कम है। सबसे सस्ती चीज़ें मनुष्य सबसे अधिक मूल्य पर खरीदता है। मनुष्य हो जाना कोई साधारण घटना नहीं है। पीछे मुड़कर देखता हूँ, न जाने कितने जन्मों की लंबी श्रृंखलाओं, जटिल प्रक्रियाओं और गहरी यात्राओं से गुजरकर यहाँ पहुँचा हूँ। फिर श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर की ओर की यात्राएं हैं। मैं जानता हूँ माँ, जिसकी वजह से मैं हूँ वो अब तुम्हारे जीवन में नहीं है, पर हर लम्हा वह तुम्हारे भीतर है। ये तुम्हारा प्रेम है माँ, तुम्हारे भीतर रहता है। कोई इसमें शामिल होता है तो ठीक है, पर यह अपनी मांग लेकर कहीं नहीं जाता। माँ, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तुम देखना, हम एक साथ कितने खुश रहेंगे। पहले तुम मुझे सिखाना वह सब जो तुम जानती हो,
फिर मैं तुम्हें नई दुनिया की लंबी सैर पर ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए पिरामिड जैसा घर बनाऊंगा जहां तुम अपनी सारी स्मृतियां सुरक्षित रख सकोगी। बुढ़ापे में धूप की लंबी कुर्सी में नीम के पेड़ के नीचे बैठी रहोगी। मुझे पालने में बरसों बरस गुजरने के बाद उन दिनों बस तुम्हें अपनी ज़िंदगी बीती बाबत याद करना है। यह सब कहना जो आज तक किसी ने नहीं सुना। मैं तुम्हारी पसंद की कुछ खास चीज़ें बनाकर तुम्हें खिलाऊंगा। तुम मुझे देर तक सोने देना। मैं तुम्हें गाने दूंगा देर तक। तुम मुझे डांस करने देना। अब मेरा कोई समय नहीं बचा। तुम ही मेरे अनंत समय हो गए हो। तुम्हें रचते रचते रची जा रही हूँ मैं अदृश्य के हाथों। कितना बड़ा आश्चर्य है। एक बिंदास खिलंदर लड़की एक गंभीर खुश और जिम्मेवार माँ में बदल जाती है। सोनम कहती है अपनी सनक का कारण अपने बचपन में खोज। अभावों से भरा बचपन ही यह सोच सकता है कि वह अपने बच्चे को जो भी उसके पास है सब दे दे। मैं उसकी बात सिर्फ सुन लेती हूँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे करीब आने की आहट आ रही है। हवाओं में तेरी खुशबू है, पानियों में तेरा स्वाद है। एक ऐसा फूल जिसे मैंने न जाने कितनी चट्टानें फोड़कर बोया और सींचा है। इसके जिंदा रहने से ही मेरी कोख से सृष्टि अपना आकार ग्रहण करती है। देख, तुझे जो दुनिया में देने जा रही हूँ बहुत चोट खाई, घायल और हिंसक है। सत्ताधारी स्वार्थ में अंधे हो रहे हैं, रिश्ते लहूलुहान हैं। ये आगे बढ़ने की मात्र सीढ़ी बनते जा रहे हैं। धर्मांधता की प्यासी तलवारें निर्दोषों के सिर कलम कर रही हैं। इनके धड़ सारी सारी रात शहर की गलियों में चक्कर लगाते अपना सिर ढूंढ रहे हैं। इनके सिर चौराहों पर आतिशी चक्री की तरह गोल गोल घूमते अपने घुमे हुए धड़ों की तलाश में हैं। उन देशों पर झंडे लहलहा रहे हैं। नदियों में पानी की जगह खून बह रहा है। कटी लाशें जहां तहां बिखरी हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान कब्र में तब्दील होते जा रहे हैं। ईरान, इराक, कुवैत अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका की साम्राज्यवादी ताकतें पूरे विश्व को एक बड़े बाजार में तब्दील करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। इंसानी रिश्ते लेबल लगी बोतलों में बिक रहे हैं। जितना बड़ा ब्रांड उतना बड़ा रिश्ता। इस बाजार के बाहर 5 किलो आटे के बदले माएँ अपने बच्चों को बेच रही हैं। ये जो नक्शा अपनी दुनिया का मैंने तेरे सामने खींचा है, तुझे उदास कर सकता है, तुझे डरा सकता है। पर मेरे बच्चे, ये जीवन सितम नहीं, उम्मीद भी तो है। फसलें कट जाती हैं, बाढ़ में बह जाती हैं, फिर भी बोई जाती हैं। कोई नहीं जानना चाहता मेरे बच्चे कि अपने भीतर उतरने का नाम धर्म है और जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वह अभिजात्य है। थोड़े से ही लोगों की समझ में आने वाला है। ज्ञान नीचे उतरता है, हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो मेरे बच्चे, चेतना के विकास की जिम्मेवारी तुम्हारे नन्हे और मजबूत कंधों पर तुम्हारी माँ तुम्हारे जन्म के पहले से ही रख रही है। अधूरी यात्रा से निकाल कर तुम उसे पूर्णता की ओर ले जाना। पूर्ण होने की चाह का पहला बीज मैं तुम्हारी आत्मा में रोपती हूँ, इस दुआ के साथ कि तुम बुद्धत्व के विशाल वृक्ष की अपनी शाखाएं दूर दूर तक फैला। इस समूची हिंसा, धर्मांधता, सांप्रदायिकता, स्वार्थ लोलुपता को अपनी करुणा मिश्रित छाया से रूपांतरित कर उसे नया बना सको। 7वें महीने जब से पेट निकलना शुरू हुआ, मैंने बहुत कोशिश करके मेडिकल सर्टिफिकेट के जरिए वर्क एट होम ले लिया है। अक्षय फाइनली हैदराबाद छोड़कर पूना चला गया। मेरे साथ एक ही ऑफिस में काम करना उसके लिए असह्य हो गया था। कुछ सच्चाइयाँ बर्दाश्त के बाहर होती हैं, हम उनका सामना नहीं करना चाहते। मैं तुम्हारे होने की खबर भी नहीं होने दूंगी उसे। मैं नहीं चाहती किसी अपराध बोध के चलते वो मेरे पास आए। मैं बस उसकी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझसे मिला दिया। अब तुम 7 महीने के हो गए हो मेरे बच्चे। तुम पूरी तरह तैयार हो और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हो। मैंने तुम्हें सोनोग्राफी करवाते हुए स्क्रीन पर देखा। कितने नन्हे से हो तुम। दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे, दोनों पैर ऊपर की ओर उठे हुए। मैं खुशी से तुम्हें पुकार लेना चाहती थी, फिर रुक गई। करते तो रहते हैं हम बातें। तुम्हारा अस्तित्व अपनी हर
आहट हर स्पंदन से कर तो रहा है मुझे संपूर्ण। डॉक्टर, इस बच्चे ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी है। वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ ड्रीमिंग, वे ऑफ लिसनिंग। डॉक्टर स्वाति को हंसी आ गई। यू आर अ राइटर? नो, आई एम ओनली मदर, मैंने गर्व से कहा और वे जोर से हंस पड़ी। गिव दिस मैसेज टू होल वर्ल्ड, यू आर द मदर। मैंने हंसते हुए डॉक्टर स्वाति से विदा ली। उसने मुझे याद दिलाया कि मैं दवाएं वक्त पर लेती रहूं। आज मैं तुम्हारे साथ हैदराबाद की सैर पर निकली हूँ, बहुत दिनों बाद। चार मीनार, गोलकुंडा, टीपू सुल्तान। आओ, आज तुम्हें हैदराबादी बिरयानी खिलाएं, गरम गरम। मैं तुम्हें यह संसार दिखा देना चाहती हूँ। फिर सोचती हूँ, इसे तुम अपनी आँखों से देखो। फिर देखा, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। मैं इन रास्तों की ओर भी तो इंगित नहीं कर सकती जिनसे होकर यहाँ आई हूँ। वे भी तुम्हारे किसी काम के नहीं। देखो चिड़ियों को, कैसे वे अपने बच्चों को उड़ना सिखाती हैं बिना आसमान में कोई निशान छोड़े। फिर हम मनुष्य ही क्यों अपना निशान छोड़ जाना चाहते हैं। मैं इतनी खुश हूँ कि खूब सारे फ़कीरों को खाना खिलाती हूँ, भिखारियों को पैसे बांटती हूँ, टिपिकल इंडियन चीज़ें खाती हूँ। उस रात आधी नींद की बेसुधी में उठती हूँ, एक कविता लिखती हूँ, तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ। सुबह चाय पीते वक्त पूछती हूँ, तुम्हें याद है? तुम सिर हिलाकर हाँ कहते हो। हफ्ते भर से तबीयत काफ़ी नासाज है। थोड़ा सा काम करती हूँ ऑफिस का, फिर अपनी बालकनी में बैठी नीचे की सड़क के दृश्य देखती हूँ। सब्जी वाला गुजरता है तो सब्जी लेती हूँ, फ्रूट वाला गुजरता है तो फ्रूट। शाम को सोनम आकर ज़रूरी चीज़ें रख जाती है। अक्सर वह अपना और मेरा शाम का खाना पैक करवा के ले आती है। हम टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। सोनम ने कहा वह हफ्ते भर की छुट्टी लेकर मेरे साथ रह सकती है। मैंने कहा इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, अपनी छुट्टी बचा कर रखे। पिछले 7 महीनों से मैं घर नहीं गई हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरे बच्चे तुम्हारे जन्म के बाद क्या होगा। बस वह सब मैं नहीं सोचना चाहती। माँ, मेरे बाहर आने का वक्त आ गया है। अब मैं यह दुनिया अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कल ही डॉक्टर स्वाति को दिखाकर आई हूँ। उसने कहा 2 दिन बाद अरंडी का तेल गर्म दूध में मिलाकर रात को पी लेना। अगली सुबह जब दर्द उठे आकर एडमिट होना है। रात को 2 बजे वॉशरूम से बार बार आ जा रही हूँ। अब तो पैर ही नहीं उठते। पसीने से नहाई अंदर से निकलती हूँ और बिस्तर पर गिर पड़ती हूँ। अरंडी का तेल अपना काम कर रहा है। सोनम किचन में मेरे लिए दूध गर्म कर रही है। उसने मुझे दूध लाकर दिया तो मैंने मना कर दिया। चाय, वह घबराई फिर किचन की ओर भागी। दर्द शुरू हो गए हैं। हमने सारी तैयारी कर ली है। बच्चे के कपड़ों और ज़रूरी चीज़ों से भरा एयरबैग तैयार है। मैंने गर्म गर्म चाय पी, एक थर्मस में भर के रख भी ली, घर लॉक किया और पहले से मंगवाई टैक्सी में रवाना हुए। सोनम घबराती है तो मैं उसे हौसला देती हूँ। मैं घबराती हूँ तो वह, अभी देर है, अभी दर्द सहा जा रहा है। तुम कैसे हो मेरे बच्चे? बस कुछ घंटे और धीरज रखना। जन्म बच्चे के लिए काफ़ी बड़ा आघात होता है। इसे बर्थ ट्रॉमा कहते हैं। अंदर के कोसी अंधेरे से तुम एकाएक रोशनी और शोर वाले संसार में आ जाओगे। कुछ ही क्षणों में तुम्हारी नाल काट दी जाएगी और तुम्हें पैरों से उल्टा पकड़कर हल्की हल्की थपकियाँ भी दी जा सकती हैं। तुम मुझसे जुदा नहीं हो जाओगे मेरे बच्चे, रहोगे मुझ में ही। तुम्हारी पहली आवाज़ तुम्हारी रुदन होगी। तुम्हें केंद्र से जुदा होने की पीड़ा होगी और वह तुम्हें सहना होगा। नर्सिंग होम पहुंचते ही मुझे अंदर ले जाया गया। मैंने अंदर जाते हुए देखा सोनम की आंखों में आंसू हैं। बेवकूफ़ लड़की, तुम बिल्कुल बहादुर नहीं हो। मैंने जब उससे कहा तो उसे हंसी आ गई। मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ। कुछ इंजेक्शन्स और मेरा दर्द कुछ बढ़ता है, फिर कुछ और कुछ और। ओ माँ, अंदर से एक आवाज़ आती सी लगती है। फिर दर्द हद से गुजर गया। आघात पर आघात, जैसे कोई बाहर धकेल रहा हो। माँ, मुझे बाहर निकालो। मैं दर्द से छटपटाती हुई कुछ चीज़ बाहर आना चाहती है, पर उसे जगह नहीं मिल रही। मैं बहुत एहतियात से उसे बाहर लाना चाहती हूँ, पर हो नहीं पाता।
मैं ऑपरेशन टेबल पर निढाल पड़ी हूँ। इन धक्कों को मैं सह नहीं पा रहा। बाहर आने की कोई जगह नहीं है। मैं अपने सिर से जगह खोजता हूँ। यह सब छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, पर बाहर कोई मुझे बुला रहा है। और बहुत देर बाद जैसे रोशनी का एक झरोखा खुलता है, ठंडी हवा की एक लहर। 2 हाथों से मुझे ऊपर उठा लिया गया है। मैं खुशी, डर और आघात से चीख कर रो पड़ता हूँ। जब तक तुम पीड़ा की नदी में स्नान नहीं करोगे, निखर नहीं सकते। पीड़ा तुम्हें अपने मीठे पानी से अच्छी तरह धो देती है। तुम्हारे पिछले पाप, हताशाएं, निराशाएं सब जीने से पहले तुम कहाँ जानते थे ये इतनी पवित्र हैं। चाह ही वह बिंदु है जिसके इर्द गिर्द समस्त पीड़ाएं घूमती हैं। मातृत्व की पीड़ा की अग्नि ने समूचा कचरा जलाकर मुझे सोने में तब्दील कर दिया है, और यह सोना मेरे बच्चे के पहले रुदन से पिघल रहा है। सोने की नदी सी मैं बह उठी हूँ, जिसे किसी समुद्र की तलाश नहीं है। तो यह थी जया जादवानी जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।